Good morning, students. Today I Kamal and Sunny going to be discuss about bronchiectasis. So bronchiectasis is a disease condition of respiratory system in which there is irreversible dilation of bronchus and bronchioles. Basically क्या होता है कि bronchiectasis के अंदर जो आपके ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स हैं उसका डायलेशन हो जाता है। और वो डायलेशन क्यों होता है? वो डायलेशन होता है एक्सेसिव म्यूकस प्लग डिपॉजिट होने की वजह से। एक्सेसिव म्यूकस प्लग डिपॉजिट होने की वजह से या सीलियरी काइनेस जो आपकी है उसके डिसफंक्शनिंग की वजह से म्यूकस वहाँ डिपॉजिट होता है और उसकी वजह से वहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टेंड हो जाता है, फैल जाता है। और कंटिन्यूस और प्रोलॉन्ग क्रॉनिक स्टेज में ये इरिवर्सिबल होता है क्योंकि वहाँ का जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो वीक हो जाता है और उसकी वजह से जो टर्मिनल एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंकस है वो डिस्टेंडेड हो जाते हैं, विच वन इज इरिवर्सिबल। सो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन। So bronchiectasis is a chronic irreversible dilation of the bronchi and bronchioles. As we earlier discussed that it is a disease of bronchus and bronchioles in which there is dilation of bronchi and bronchioles happen due to excessive deposition of mucus plug within bronchi and bronchioles that may leads to decrease the resistance power of the muscles or decrease recoil of muscles which make bronchi and bronchioles irreversible to come in their natural form. So what was the causes of bronchiectasis? The first one, airway obstruction. देखिए एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन दो तरह का हो सकता है, whether this is obstruction happen by the mucus or obstruction happen by foreign body. अगर फॉरेन बॉडी के रिगार्डिंग मैं बात करूं तो फॉरेन बॉडी के रिगार्डिंग ब्रोंकाइक्टियासिस नहीं हो सकता या ब्रोंकाइक्टियासिस होने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि इट इज़ ए क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। इट मीन्स जो ऑब्स्ट्रक्शन है ना वो म्यूकस प्लग की वजह से होता है और ऐसा होता है कि कोई होस्ट है उसके अंदर एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन होता रहा और वो म्यूकस जो है वहाँ पे डिपॉजिट होता है। मीन्स एक इंडिविजुअल उस म्यूकस को जो है वो एक्सपेल आउट नहीं कर पा रहा है और जब एक्सपेल आउट नहीं कर पा रहा है तो वो म्यूकस वहाँ काफ़ी समय तक डिपॉजिट रहेगा और काफ़ी समय तक जब म्यूकस डिपॉजिट रहेगा तो उसके बाद वो म्यूकस है हार्ड होने लगेगा और जब म्यूकस हार्ड होने लगेगा तो वो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करेगा एयरवे पे और उसके बाद वहाँ का जो इलास्टिसिटी है उस मसल्स का, ब्रोंकस का जो इलास्टिसिटी है वो रिड्यूस होता जाएगा और उसकी वजह से वहाँ पे डायलेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट मेन कॉज है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन से प्रीवियस का पार्ट और वे ऑब्स्ट्रक्शन से प्रीवियस पार्ट जो है कम अफेक्टेड रहेगा एज कंपेरेटिव टू नेक्स्ट पार्ट टू द ऑब्स्ट्रक्शन, बिकॉज नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन में एटलैक्टियासिस डेवलप होगा। नेक्स्ट पार्ट में एटलैक्टियासिस डेवलप होगा क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो रिड्यूस हो रही है और जो फर्दर पार्ट है वो कॉलेप्स हो जाएगा। डिफ्यूज एयरवे इंजरी, सेकेंड कॉज एयरवे इंजरी, पेशेंट को डायरेक्ट चाहे वो शार्प या पेनिट्रेटिंग हो या फिर ब्लंट एयरवे इंजरी हो। नेक्स्ट वन, पल्मोनरी इन्फेक्शन एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकस एज सिमिलर एज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। जैसा मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया कि पेशेंट अगर फ्रीक्वेंटली पल्मोनरी इन्फेक्शन पेशेंट में हो रहा है, सपोज करो अस्थमा, उसके अंदर भी पेशेंट हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस शो करता है किसी एक एलर्जन के लिए और एक्सेसिव म्यूकस का फॉर्मेशन होता है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, उसमें भी एक्सेसिव म्यूकस। वन मोर देयर, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में ही इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं और ब्रोंकस माफ़ कीजिए क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस मिसगाइड करता है ब्रोंकाइक्टियासिस को आइडेंटिफाई करने के लिए भी। तो ऐसे इन्फेक्शन जो प्रोलॉन्ग और फर्दर रिपीटेडली हो रहे हैं और ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं ब्रोंकस का, वो ब्रोंकाइक्टियासिस कॉज कर सकते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस,
Yes, it is also a genetic disorder in which there is thick mucus production which leads to obstruct the bronchi. सिस्टिक फाइब्रोसिस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है, थिक म्यूकस का प्रोडक्शन होता है और उसकी वजह से क्या, स्टिकी थिक म्यूकस का प्रोडक्शन होता है और उसकी वजह से जो आपका ब्रोंकाई है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है. नेक्स्ट वन, एबनॉर्मल होस्ट डिफेंस. एग्जांपल सीलियरी डिस्केंजिया. इट मीन्स आपके सीलियरी मसल्स जो हैं उसमें उसकी फिजियोलॉजी अल्टर्ड हो, ठीक है, वहां पे कोई ना कोई डिफेक्ट हो जिसकी वजह से जो आपकी सीलिया है वो प्रॉपर वर्क ना कर पाए. उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो भी म्यूकस बनेगा उसको बॉडी क्या है, एक्सपेल आउट नहीं करेगा. स्मोकिंग में आप टेम्पररी सीलियरी डिस्केंसिया देख सकते हो क्योंकि स्मोकिंग क्या करता है, सीलियरी बॉडी का पैरालिसिस करता है सर्टेन टाइम के लिए और स्मोकर्स के अंदर जो म्यूकस प्रोडक्शन होता है वो स्मोकर्स बाहर नहीं निकाल पाता क्योंकि उसकी जो सीलियरी बॉडी का काम है वो रिड्यूस हो जाता है, या तो वर्क रिड्यूस हो गया हो या इमोटाइल हो गया हो, इमोटाइल सीलियरी सिंड्रोम हो. और नेक्स्ट वन है इडियोपैथिक ड्यू टू अननोन कॉज. एग्जैक्ट कॉज इज नॉट कन्फाइंड, उसको हम कहते हैं इडियोपैथिक के अंदर. सो नेक्स्ट वन इज द पैथोफिजियोलॉजी. हाउ द डिसीज प्रोग्रेस इन द ह्यूमन बीइंग or an individual or host. So due to above discussed etiological factor, the mainly is airway obstruction, ठीक है, whether it is by chronic inflammatory disease condition, whether it is by cystic fibrosis, whether it is by idiopathic. So this is all etiological factor which may leads to the inflammatory process associated with pulmonary infection damage the bronchial wall. इससे क्या होता है कि जैसे ही इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट होगा, इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आते ही ये क्या है, ब्रोंकियल वॉल को डैमेज करने लगते हैं क्योंकि जो म्यूकस है वो डिपॉजिट होता रहेगा और ब्रोंकियल वॉल पे प्रेशर कॉज करेगा, पास करेगा. दिस में लीड्स टू कॉजिंग लॉस ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर. और अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूस और क्रॉनिक स्टेज तक रहता है तो ये क्या करता है, अपने उसके जो सपोर्टिंग स्मूथ मसल्स के जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है उसका भी इलास्टिसिटी को लॉस करता है, उसको भी अफेक्ट करता है. दिस में आल्सो लीड्स टू रिजल्टिंग इन थिक स्पूटम दैट अल्टीमेटली ऑब्स्ट्रक्ट द ब्रोंकाई. और उसके बाद क्या होगा कि जहाँ कंटिन्यूस पहले जो आपका स्पूटम या म्यूकस जो है डिपॉजिट होता रहेगा और इलास्टिसिटी लॉस होने के बाद, म्यूकोसिलरी मसल्स लॉस होने के बाद या उनका सिस्टम सप्रेस होने के बाद ये क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा. दिस में अल्टीमेटली leads obstruction of bronchi and this will leads to permanently distension of wall of bronchi and bronchioles. इसकी वजह से क्या होगा, परमानेंटली जो है वॉल जो है वो डिस्टेंट हो जाएगी. और एक इंपॉर्टेंट बात है, द रिटेंशन ऑफ सीक्रेशन अल्टीमेटली कॉज एल्वियोलाई ऑब्स्ट्रक्शन टू कोलैप्स. जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ऑब्स्ट्रक्शन के जो बाद वाला पार्ट है वो म्यूकस ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से आइसोलेट हो जाएगा और उसके बाद का जो पार्ट है उसमें एटलेक्टियासिस डेवलप हो जाएगा. जैसे ही पेशेंट के जो ऑब्स्ट्रक्शन के आगे वाला पार्ट है उसमें क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है मिनिमाइज हो रही हैं, उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज मिनिमाइज और रिड्यूस हो रही हैं या फिर एब्सेंट हैं, तो उसकी वजह से फिर रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी और हाइपोवेंटिलेशन के साइन एंड सिम्टम्स सामने निकल के आते हैं. तो दो चीज़ें इसमें डिसीज कंडीशन में हो रही हैं. एक आप ध्यान दीजिए, एक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की वॉल जो है वो डिस्टेंट हो रही है, उनके सपोर्टिव मसल्स वीक होने की वजह से, उसकी रिकॉइल की पावर लॉस होने की वजह से. और सेकेंडरी चीज क्या हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन के बाद वाले पार्ट में जो है वो एटलेक्टियासिस डेवलप हो रहा है और उसकी वजह से जो आपके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स और हाइपोवेंटिलेशन के जो सिम्टम्स हैं वो सामने निकल के आ रहे हैं. तो दो चीजें इसमें साइमल्टेनियसली काम करेंगी. Next, discuss about the clinical sign. What are the clinical signs? So first one, as the sputum is production is going on, the due to irritation, chronic cough. Chronic cough is the
प्राइमरी साइन ऑफ ब्रोंकाइटियासिस। नेक्स्ट वन, प्रोडक्शन ऑफ प्रूलेंट स्पूटम। देखिए जब उसमें WC की जो लेवल है वो इंक्रीज होगा इन्फ्लामेटरी प्रोसेस की वजह से, तो वहां पे क्या होगा, प्रूलेंट पस लाइक स्पूटम जो है वो प्रोडक्शन होगा, क्योंकि वहां पे क्या है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस की वजह से फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस हो रही है, और फैगोसाइटोसिस के बाद में WBC का जो काउंट है वो उस म्यूकस के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से म्यूकस जो है प्रूलेंट स्पूटम के रूप में देखने को मिलेगा। हेमोप्टियासिस में बी प्रेजेंट इफ देयर इज एनी ओपन इंजरी इन ब्रोंकाई, देन हेमोप्टियासिस may be present due to formation of lesion. Next, clubbing of finger. This will happen in the advanced stage as the exchange of gases is minimized. This may leads to clubbing of finger. Clubbing of finger आपने अस्थमा के अंदर भी देखा होगा, जितना अफेक्टेड होगा पल्मोनरी बेड उतना डिग्री ऑफ साइनोसिस बढ़ जाएगा, उतना लेवल ऑफ हाइपोवेंटिलेशन इंक्रीज होगा। तो इसके बाद एडवांस स्टेज में अगर ये क्रॉनिक स्टेज तक ये डिसीज ब्रोंकाइटियासिस कंटिन्यूअस रहती है, तो उस कंडीशन के अंदर क्लबिंग ऑफ फिंगर भी आपको देखने को मिल सकता है। और क्लबिंग ऑफ फिंगर क्या होता है, एलिवेटेड और डोम शेप एलिवेटेड नील्स, है ना, और टर्मिनल डिजिट्स जो हैं वो आपकी डोम शेप एलिवेटेड हो जाएगी। हाइपोक्सिया नो डाउट ड्यू टू डिक्रीज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, because there is lack of exchange of gases happened in bronchiectasis. So hypoxia is the common clinical sign and symptoms. Hypoventilation due to decrease pulmonary bed, so this may leads to ultimately cyanosis. Last one, cyanosis, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है उसका सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो लास्ट में फिर साइनोसिस डेवलप होगा। देन हाउ वी आर गोइंग टू डायग्नोस ब्रोंकाइटियासिस। सो फर्स्ट वन, आई क्लियरली एक्सप्लेन दैट दिस डिसीज इज मिस्टेकन और मिसगाइडेड बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंटेशन ऑफ सिम्टम्स। सो chronic bronchitis, as we earlier discussed in COPD, दिस में सिमिलरली यही साइन एंड सिम्टम्स क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के होते हैं। जो डिफरेंस है वो है डायलेशन ऑफ ब्रोंकस वॉल। जो डिफरेंस है वो क्या है, परमानेंटली डिस्टेंशन ऑफ ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल्स, ये एक डिफरेंस है। बाकी ऑब्स्ट्रक्शन, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस जो इसका दूसरा नाम है उसमें भी हो रहा है। इसलिए ये जो डिसीज कंडीशन है ब्रोंकाइटियासिस, ये मिसगाइड करती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के रूप में। सो फर्स्ट वन, हिस्ट्री कलेक्शन फॉर द एटियोलॉजिकल फैक्टर। वट एवर द एटियोलॉजिकल फैक्टर वी डिस्कस अर्लियर, यू शुड हैव clear history collection regarding those etiological factor, whether the intensity, frequency of the pulmonary infection with the patient, whether the patient is suffering from any genetic disorder, whether the patient is having history of smoking, whether the patient is having dyschanthia, ciliary dyschanthia. So these all relative etiological factor should be fully collected, in the form of information. Next one, the physical examination. So as the disease shows decrease pulmonary bed, तो उस कंडीशन में आप पेशेंट में हाइपोवेंटिलेशन को मेजर करोगे, साइनोसिस को मेजर करोगे, और प्रूलेंट कफ और म्यूकस जब होगा तो विस्परिंग साउंड को आप पेशेंट के अंदर मॉनिटर करोगे। विस्परिंग साउंड के अंदर ज़्यादातर ये निमोनिया जिसके अंदर होता है ना बार बार, उसके अंदर पेशेंट में ये इजीली ब्रोंकाइटियासिस देखने को मिलता है। तो हिस्ट्री ऑफ निमोनिया ये भी इम्पोर्टेंट है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में आप इसके क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स को मॉनिटर करेंगे। देन सीटी इज कंफर्मेटरी डायग्नोसिस फॉर ब्रोंकाइटियासिस। सीटी में हम क्या करते हैं, 360 डिग्री
पिक्चर्स को कलेक्ट करते हैं और हम सीटी के हेल्प से ही डिफरेंशिएट कर पाते हैं, बिकॉज सीटी क्या है, आपके आर्टिकल्चर को डिफाइन करती है, आपके जो एनाटॉमी है ना उसमें कौन कौन से चेंजेस आए हैं, ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स में कहाँ कहाँ चेंजेस आए हैं, उसको क्लियरली कन्फाइंड करती है सीटी स्कैन। ठीक है, तो ब्रीफ हिस्ट्री जो है सीटी स्कैन की रूप में अपन डायग्नोस कर सकते हैं, और सीटी स्कैन ही कंफर्म करती है वेदर इट इज अ ब्रोंकाइटियासिस और वेदर इट इज अ ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस। सो bronchoscopy is also helpful for visualization of bronchus. How many angles or bronchus are affected, which we can easily identify with the help of bronchoscopy. ठीक है, ब्रोंकस का डायरेक्ट विजुअलाइजेशन हम ब्रोंकोस्कोपी की हेल्प से कर सकते हैं। तो ब्रोंकोस्कोपी इज वन मोर टूल टू डायग्नोस ब्रोंकाइटियासिस। Then management. So first management is to drain out the fluid, because जो मेन कॉज है ना वो एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ म्यूकस है। एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ म्यूकस को जब तक आप बाहर नहीं निकालोगे, जब तक आप एयरवे का पाथवे क्लियर नहीं कर पाओगे, जब तक आप पेशेंट की एयरवे ब्रीदिंग पैटर्न को नॉर्मल नहीं कर पाओगे। तो मेन कॉज क्या है कि जो फ्लूइड डिपॉजिट हो रहा है, जो म्यूकस डिपॉजिट हो रहा है, उसकी वजह से जो लेयर है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर वो डिस्टेंट हो रहा है। तो मेन कॉज हुआ म्यूकस। उस म्यूकस को आपको ड्रेन आउट करना है, तो उसका मेथड है पोस्चुरल ड्रेनेज। पोस्चुरल ड्रेनेज के अंदर हम पेशेंट को एक क्लिनिकली पोजीशन देते हैं और विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी हम उस म्यूकस को ड्रेन आउट करते हैं और एक कलेक्शन बैग में कैरी करते हैं। Then some mucus is removed with by the help of bronchoscopy. Yes, while during performing bronchoscopy, some of the mucus is drain out because of suctioning happen during bronchoscopy. Then chest physiotherapy. Chest physiotherapy is the effective management for drain out mucus, because in chest therapy हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट की चेस्ट को बफर करते हैं। हम पेशेंट की चेस्ट को क्या है ट्रैप करते हैं, और कहाँ ट्रैप करते हैं, जहाँ पे म्यूकस जो है डिपॉजिट हुआ है। तो जब हम पेशेंट को फिजियोथेरेपी करते हैं, रबिंग ऑफ बैक करते हैं, टैपिंग ऑफ बैक करते हैं, तब क्या है स्टिकी म्यूकस वहाँ से हटता है। और ये एक बेस्ट मेथड है कि हम फिजियोथेरेपी फॉलोड बाय पोस्चुरल ड्रेनेज हम ये कह सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट हम फिजियोथेरेपी परफॉर्म करेंगे, पेशेंट को डीप ब्रीदिंग, डीप कफिंग एक्सरसाइज के लिए प्रमोट करेंगे, और बाद में हम उसको पोस्चुरल ड्रेनेज की हेल्प से जो है वो म्यूकस को निकाल सकते हैं। देन स्मोकिंग सिजेशन, बिकॉज स्मोकिंग सिजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस भी करता है, ठीक है, और सेकेंडरी म्यूकोसिलरी जो लेयर है ना उनका पैरालाइसिस भी करता है। तो अगर पैरालाइसिस होगा तो और ज़्यादा म्यूकस डिपॉजिट होगा, तो ये कॉम्प्लिकेशन कॉज करता है, ये डिसीज कंडीशन के अंदर कॉम्प्लिकेशन कॉज करता है। तो स्मोकिंग सिजेशन इज मस्ट टू मैनेज ब्रोंकाइटियासिस। नेक्स्ट एंटीबायोटिक थेरेपी। As this is an inflammatory condition, so we have to give antibiotics to suppress the antibiotic माफ कीजिए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, तो हम एंटीबायोटिक चॉइस ऑफ ड्रग जो है अमोक्सिक्लेव, अमोक्सिसिलिन, पोटेशियम कार्बोनेट एसिड, विच इज अ ग्रुप ऑफ रेलेवेंट ग्रुप ऑफ पेनिसिलिन। सो नेक्स्ट वन एक्सपेक्टोरेंट टू एक्सपेल आउट द म्यूकस, we are giving expectorant. So ambroxol terbutaline is the example for expectorant. Anti-cough because mucus जो है ना वो इरिटेशन कॉज करता है, म्यूकस जो है वो इरिटेशन कॉज करता है, और उसको इरिटेशन की वजह से पेशेंट को क्रॉनिक कफ की कंडीशन अराइज होती है। तो डेक्सोमिथोप्रेम इज अ फॉर्म ऑफ एंटी कफ विच इज वी आर गोइंग टू बी गिव प्रिस्क्राइब ड्यूरिंग management of bronchiectasis. Next one, bronchodilator, because the size or lumen of the bronchus is reduced due to excessive deposition of mucus, so we have to manage the lumen of
द ब्रोंकस, तो उसके लिए हम ब्रोंको डायलेटर पेशेंट को देते हैं, बिकॉज हाइपोवेंटिलेशन उसी की वजह से होगा, जितना म्यूकस ज़्यादा डिपॉजिट होगा, जितना ल्यूमन, उतना ही ल्यूमन जो है वो ज़्यादा डिक्रीज होगा। तो ब्रोंको डायलेटर हम परफॉर्म करते हैं इन द फॉर्म ऑफ साल्ब्यूटामोल और साल्मेट्रोल, दोनों तरह के होते हैं। हम पेशेंट को शॉर्ट टर्म एक्टिंग दे सकते हैं और या लॉन्ग एक्टिंग बीटा एडनोग्रेस्ट दे सकते हैं। तो साल्बुटामोल और साल्मेट्रोल, जिसका अर्लियर डिस्क्रिप्शन हमने अस्थमा के अंदर पढ़ा है। एंड लास्ट वन इज द ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज पेशेंट का साइनोसिस भी मैनेज करना है और ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड करता है लंग्स का कितना पार्ट उसमें अफेक्ट हुआ है, लंग्स का कितना पार्ट उसमें अफेक्ट हुआ है, उस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है रेट ऑफ ऑक्सीजन फ्लो, क्योंकि जितना ज़्यादा पल्मोनरी बेड अफेक्ट हुआ है, जितना पार्ट अफेक्ट हुआ है, उस पार्ट के ऊपर ही डिपेंड करेगा पेशेंट को किस लेवल का ऑक्सीजन देना है। बिकॉज अगर एक सेगमेंट है देन बात अलग है, लेकिन अगर एक लोब है तो जो फ्लो रेट है ना ऑक्सीजन की वो इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज डिग्री ऑफ साइनोसिस के ऊपर डिपेंड करेगा ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ साइनोसिस और कंडीशन ऑफ हाइपोवेंटिलेशन, इसके ऊपर। नेक्स्ट, सर्जिकल मैनेजमेंट। सो द मेन गोल इज टू रिमूव ऑफ अफेक्टेड पार्ट एंड डिक्रीज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड रीगेन नॉर्मल वाइटल कैपेसिटी। तो सर्जिकल मैनेजमेंट का जो एक मेन गोल है वो यही है कि हम अफेक्टेड पार्ट को रिमूव आउट कर दें और जो नॉर्मल वाइटल कैपेसिटी है उसको वापस से गेन करें। तो क्या होता है, बेसिकली तीन तरह की हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट वन इज सेगमेंट रिसेक्शन, सेकंड वन इज लोबेक्टमी एंड थर्ड वन इज न्यूमोनेक्टमी। सो सेगमेंट रिसेक्शन के अंदर क्या होता है कि जब ब्रोंकाई एक्टियासिस या ऑब्स्ट्रक्शन किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में हो, सेगमेंट पर्टिकुलर लोब के पर्टिकुलर सेगमेंट में हो, उस कंडीशन में हम सेगमेंट रिसेक्शन करते हैं, उस अफेक्टेड सेगमेंट को हम रिमूव आउट कर देते हैं और बाकी जो भी नॉर्मल है कंडीशन उसको एज इट इज रहने देते हैं। सपोज करिए कि राइट लंग्स का लोअर पार्ट अफेक्टेड है, राइट लंग्स का लोअर पार्ट का एक सेगमेंट अफेक्टेड है, तो हम उस पर्टिकुलर सेगमेंट को ही रिसेक्ट आउट करेंगे। अगर पूरा लोब अफेक्टेड है तो हम उस कंप्लीट लोब को रिसेक्ट आउट करेंगे। अगर कंप्लीट लोब का रिसेक्शन हो रहा है इट मीन्स हम उसे लोबेक्टमी में कंसिडर करेंगे। अगर पूरे लंग्स अफेक्टेड हैं, कंप्लीट लंग्स अगर अफेक्टेड है, वेदर इट इज राइट और लेफ्ट डजेंट मैटर, अगर कंप्लीट लंग अफेक्टेड है उस कंडीशन में हम न्यूमोनेक्टोमी करते हैं। तो वन सेगमेंट रिसेक्शन is considered under segment resection. A complete lobe, then it is lobectomy. If the complete lungs are affected, then it may come in pneumonectomy. So this is the method, surgical method by we can manage the bronchiectasis. So this is all about related to bronchiectasis. If anyone of having any doubt, then please you may contact on my WhatsApp number. Thank you. Till then, take care.